ये कहानी है शिकी की, जो कि एक शैतान होता है मगर उसकी आंखों के सामने उसके पिता की कोई जान ले लेता है। शिकी कसम खाता है कि वो अपनी पिता की मौत का बदला लेकर रहेगा। और इसके बाद तो शिकी के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये देखना काफी ज्यादा मजेदार होगा कि क्या शिकी अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक खौफनाक मंजर दिखाया जाता है और यहाँ हमें बताया जाता है कि जो डीमंस होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मारकर चारों ओर तबाही मचाना पसंद होता है। लेकिन इन डीमंस का सामना करने के लिए एक शख्स आता है और उसका नाम था मोमोतारो। और इसके बाद डीमंस और मोमोतारो के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और फिर हमें एक अलग नजारा दिखाया जाता है। और यहाँ एक शख्स कहता है, सीनियर आपको उस चीज को खत्म कर देना चाहिए। मगर वो सीनियर कहता है, माफ करना सामी, मगर मैं इसे बचाकर कोई गलती नहीं कर रहा। और फिर हमें प्रेजेंट में टोक्यो शहर का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर शिकी को देखते हैं। और इसके कमरे को देखकर हमें ये पता चलता है कि शिकी को गन्स का बहुत शौक है और देखकर लगता है कि यहाँ पर भी शिकी किसी गन को बना रहा था। और हमें जानने को मिलता है कि शिकी को उसके क्लासमेट के साथ लड़ाई करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी वहाँ शिकी के पिता आते हैं और वो गुस्से में शिकी में एक मुक्का मारते हैं और पूछते हैं, कुत्ते तुझे स्कूल से निकाल दिया गया है? शिकी कहता है, चुप हो जा बुड्ढे। उसके पिता कहते हैं, तुम अपने पिता से ऐसे बात करोगे? वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में इतने हथियार क्यों भरे पड़े हैं? शिकी कहता है, मैं ये नया बिजनेस ओपन करने वाला हूँ क्योंकि आपकी शराब की दुकान अब ज्यादा चलती नहीं है। उसके पिता कहते हैं, तुम जैसा एक लड़का जिसे स्कूल से निकाल दिया गया हो वो बिजनेस कर पाएगा? क्या मजाक है। मगर शिकी कहता है, पता है मुझे ये बात बहुत खुश करती है कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। अब इससे पहले कि शिकी के पिता यहाँ कुछ कहते, उन्हें किसी का कॉल आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकी के पिता कॉल अटेंड करने लगते हैं। और यहाँ हमें शिकी के बचपन की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर देखने को मिलती है। दूसरी ओर अकेला बैठा शिकी सोच रहा था कि काश उसे किसी अमीर घराने वाले ने गोद लिया होता तो कितना अच्छा रहता। और इसके बाद वो अपनी शूटिंग प्रैक्टिस शुरू करने वाला था, मगर तभी अचानक एक धमाका होता है और वो जैसे ही धुएं में देखता है उसमें से एक अजीब सी रस्सी निकलकर शिकी के पैर को पकड़ के उसे नीचे रोड पर पटक देती है। और इसके बाद हम इस धुएं में से एक शख्स को निकलते हुए देखते हैं और वो शख्स शिकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ शिकी के पिता एक कार लेकर आते हैं शिकी को बचाने के लिए और वो शिकी को कार में बैठाकर उसे यहाँ से ले जाते हैं। और वैसे ये बंदा उस कार से कुचला जा चुका है। अब भागते हुए शिकी पूछता है कि आखिर वो बंदा हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या आपने उससे लोन लिया है? उसके पिता कहते हैं, देखो मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, शिकी तुम एक शैतान के वंशज हो और वो आदमी मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन का है। शिकी को ये सारी चीजें मजाक लगती हैं, मगर अगले ही पल में इनकी कार के ऊपर से इन पर हमला होने लगता है और अचानक ही इन्हें अपनी कार से कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके बाद ये लोग एक पुराने कारखाने तक पहुंचते हैं। तभी शिकी के पिता कार से बाहर निकलकर कहते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और तभी इनकी कार फट जाती है और इसके बाद शिकी के पिता देखते हैं कि शिकी यहाँ नहीं है। उन्हें कारखाने के अंदर कुछ जाता हुआ नजर आता है और अगले सीन में हम शिकी को एक अजीब से जाल में फंसा हुआ देखते हैं। और शिकी के सामने ये शख्स आकर कहता है, तुम एक शैतान हो, हमारी इंसानियत के लिए एक खतरा, और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। इस बंदे का नाम सैमी है। तुम्हें याद होगा ये वही बंदा है जिसको हमने पहले देखा था। शिकी ये देख हैरान होता है कि ये बंदा कार से टकरा जाने के बाद भी अब तक सही सलामत है। लेकिन तभी वहाँ शिकी के पिता आते हुए कहते हैं, डीमंस और मोमोतारो के बीच सदियों से युद्ध चलता आ रहा है। मोमोतारो के परिवार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन से डरकर डीमंस इंसानों के बीच उनका भेष लेकर रहने लगे। और इसके बाद शिकी के पिता उस बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बंदा अपनी ताकत से अपने वेपन क्रिएट करता है और फिर अगले ही पल में शिकी के पिता की ओर हमला करने के लिए दौड़ता है। और जब इन दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं तब इससे काफी तेज हवाएं चलने लगती हैं, मगर शिकी के पिता सैमी को पीछे धकेल देते हैं। और हमें जानने को मिलता है कि जिस ताकत से ये हथियार बने हैं वो ताकत सिर्फ मोमोतारो ब्लड वाले ही पोजेस करते हैं। हमें जानने को मिलता है कि शिकी के पिता पहले मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर थे और ये बंदा उनका ही जूनियर है। और ये जान शिकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सैमी कहता है, सीनियर आपको नहीं लगता कि आपने एक डीमन को पाल पोस कर एक बहुत बड़ी गलती की है?
सैमी की ओर हमला करते हुए शिकी के पिता कहते हैं, मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक धांसू फाइट होने लगती है और शिकी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। सामी पूछता है, सीनियर, आखिर आप उस शैतान की हिफाजत क्यों कर रहे हैं जो सिर्फ इंसानों की जान लेना जानते हैं? मगर शिकी के पिता सैमी को दूर धकेल देते हैं। मगर इसके बाद सैमी शिकी के पिता के हमले से बचकर उन पर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं। और ये देख शिकी जोर से चिल्लाता है और सामी यहाँ कहता है, आपको क्या लगा सीनियर, आप मुझे हरा पाएंगे? मगर जैसे ही सैमी शिकी की ओर बढ़ता है, शिकी के पिता ऐसी हालत में भी सैमी को रोकने की कोशिश करते हैं। सैमी पूछता है, आप अभी भी इस शैतान को बचाना चाहते हैं? वो कहते हैं, हाँ, क्योंकि वो मेरा बेटा है। और क्या हुआ कि वो एक शैतान है, आज तक उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर ये बात सुन सामी एक बड़ी सी तलवार शिकी के पिता में मारने वाला होता है और यही देख शिकी की आंखों में खून उतर आता है। वो यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, आखिर इसने मेरे पिता को मारने की कोशिश भी कैसे की, मैं इसकी जान ले लूंगा। और यही कहते हुए वो अपने डीमन फॉर्म में आते हुए पूरी तरह से खून में भीगने लगता है। और तभी सामी देखता है कि शिकी वहां से गायब हो चुका है और अगले ही पल में सामी के ऊपर गोलियों की बौछार होने लगती है। मगर सामी जैसे तैसे उनसे बच जाता है। मगर इसके बाद वो अपने सामने शिकी को देखता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि शिकी पूरी तरह से एक शैतान बन चुका है। सामी बताता है कि डीमंस अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके हथियार बनाकर उनसे लड़ते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिकी सामी के साथ पहले तो कॉम्बैट फाइट करता है, यानी कि हैंड टू हैंड फाइट। मगर यहाँ सैमी शिकी का एक हाथ काट देता है, लेकिन शिकी उस हाथ को पल भर में ही रिजनरेट कर लेता है। और इसके बाद शिकी अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके बहुत सारी गन्स क्रिएट कर लेता है और ये सीन काफी धांसू लगता है। और फिर वो इन गन्स से सैमी की ओर फायरिंग शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि सैमी बहुत ही मुश्किल से उन हमलों से बच पा रहा था, क्योंकि शिकी के हमले बहुत ज्यादा खतरनाक थे। और इसके बाद वो शिकी के इन खतरनाक हमलों से बचने के लिए भागना शुरू करता है और इसके बाद उछलकर वो शिकी पर हमला करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। मगर अगले ही पल में शिकी धुएं से बाहर निकलकर सैमी पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। और फिर वो उसके ऊपर अपनी लात रखकर सैमी को खत्म करने के लिए तैयार था। और फिर उस कारखाने में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यहाँ बहुत कुछ तबाह हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि सामी अभी भी जिंदा था। शायद उसने वो हमला सामी पर नहीं किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिकी वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है और वो खुद को इस तरह देखते हुए कहता है, ये सब क्या हो गया? सामी उसे खत्म करने के लिए तैयार था। वो शिकी की ओर आगे बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। मगर अगले ही पल में हम देखते हैं कि उसकी वो तलवार जिसके सीने में घुसी थी वो शिकी नहीं बल्कि उसके पिता थे। उन्हें शिकी का वो मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा नजर आता है। और यहाँ वो सामी से कहती हैं, मैंने जितना वक्त इस शैतान के साथ गुजारा वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशनुमा वक्त था। और क्योंकि इस कारखाने में धमाका हुआ था तो अब वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है, इसीलिए सामी अब यहाँ से गायब हो जाता है। मगर शिकी के पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मगर यहाँ वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहते हैं, मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। वो लोग तुम्हें सिर्फ इसीलिए मारने फिर से आएंगे क्योंकि तुम एक शैतान हो और अब मैं भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मगर तुम इतने ताकतवर बनना कि अपना ख्याल खुद रख सको और कोई भी तुम्हारी खुशियां तुमसे कभी छीन ना सके। मुझसे ये वादा करो। मगर शिकी यहाँ चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ये आपकी फाइनल ड्रामेटिक स्पीच नहीं चाहिए। आप मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। मुझे अभी आपको बहुत सारी बातें बतानी हैं। यहाँ उसके पिता मुस्कुरा कर कहते हैं कि काश मोमोतारो और शैतान एक साथ रह पाते जिस तरह इस वक्त हम हैं। मगर यही कहते वो नीचे गिर जाते हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं। शिकी कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, आप इस तरह नहीं जा सकते। मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने आपसे कहा था कि ये बात मुझे खुश करती है कि आप मेरे सगे पिता नहीं हैं, मगर ये सच नहीं है। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। पापा कुछ तो कहिए। अरे मुझे डांट ही लीजिए पर प्लीज कुछ तो कहिए। और यही कहकर शिकी रोने लगता है। देखो ये सीन काफी सैड था, मगर अगले ही पल में
उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और यहाँ वो शिकी की गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और कहता है तुम तो अभी बहुत कमजोर हो। जिसके बाद हम कुछ अजीब से लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल मम्मीज की तरह लग रहे थे और आई थिंक ये मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। लेकिन जिस तरह ये दिख रहे थे बता पाना मुश्किल है कि ये क्या है। मगर ये कहते हैं इंसानियत को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो घटिया शैतान भी हमारे बीच रहते हैं। हम उन सभी शैतानों को खत्म कर देंगे जो इस दुनिया में मौजूद हैं। जिसके बाद समुद्र के पास हम एक शख्स को देखते हैं जो कह रहा था कि एक लंबे वक्त के बाद कोई इसमें सफल हुआ है। जिसके बाद हमें शिकी की ही तरह कुछ और डीमंस भी देखने को मिलते हैं और वो शख्स बात कर रही थी इस बंदे से जिसने शिकी को बेहोश किया था और उसने अभी भी शिकी को बांध कर रखा था। और ये बंदा उस बंदी से कहता है कि ये लड़का तो यूजलेस है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटा सा शिकी पार्क में खेल रहा था और तभी उसके पिता वहाँ आकर कहते हैं चलो शिकी अब हमें घर चलना है। शिकी कहता है कि आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाइए ना। मगर अगले ही पल में वो देखता है कि उसके सामने उसके पिता को कोई मार देता है और यही देखते हुए प्रेजेंट में शिकी को होश आता है और तभी वो अपने बगल में इन महाशय को देखता है। ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके बाद ये बंदा कहता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे नालायक लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वैसे इस शख्स का नाम नाइतो है और ये भी शिकी की तरह एक डीमन है और ये शिकी को बताता है कि इसके पिता का शरीर एक सुरक्षित जगह पर महफूज रखा है। और इसके बाद नाइतो शिकी के सामने एक बोर्ड लेकर आता है और इस बंदे ने अपने पैरों में रोलर स्केटर्स पहने हुए हैं क्योंकि इनके जरिए वो अपना काम तेजी से कर सकता है। और अब नाइतो शिकी को बताता है कि मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन के लोग ब्लैक मिस्ट का यूज कर सकते हैं और वो उस ब्लैक मिस्ट से वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं और उनका सिर्फ एकमात्र मकसद होता है डीमंस को मारना। और इसीलिए उनका सामना करने के लिए हमने भी डीमन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और नाइतो शिकी की ही तरह अवेकन डीमंस को ढूंढता है ताकि वो ये चेक कर सके कि ये डीमंस डीमन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लायक हैं या नहीं। और इसके बाद वो शिकी के मुंह की पट्टी खोल देता है ताकि वो उससे कुछ सवाल पूछ सके। लेकिन मुंह की पट्टी खुलते ही शिकी नाइतो पर गुस्सा करने लगता है और यही देख नाइतो शिकी का एक पॉइंट माइनस कर देता है और कहता है तुम में दिमाग है कि नहीं, मैंने तुम्हें इतना कुछ समझाया, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। पर शिकी कहता है कि बकवास करना बंद करो और इन रस्सियों को खोलो। मगर इसके बाद शिकी एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और मुस्कुरा कर कहता है प्लीज आप मेरी इन रस्सियों को खोल दीजिए क्योंकि मुझे उस शख्स को मारने जाना है जिसने मेरे पिता की जान ली है। मगर नाइतो कहता है घटिया तरीके से मुस्कुराना बंद करो और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनने वाले हो, तो मुझे अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और अगले ही पल में नाइतो अपनी डाई से शिकी की गर्दन दबाने लगता है और कहता है किसी भी जानवर का असली रूप तभी सामने आता है जब वो मौत के बेहद करीब होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, उसकी नाक और आंखों से खून बहने लगता है और थोड़ी ही देर बाद नाइतो को लगता है कि शिकी मर चुका है। मगर अगले ही पल में हम देखते हैं कि शिकी की ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही नाइतो इस हमले से बचता है शिकी उसके सामने अपने डीमन फॉर्म में गन लेकर खड़ा था और इसके बाद शिकी उस पर फायरिंग करने लगता है। शिकी को लगता है कि यहाँ वो जीत चुका है, मगर हम देखते हैं कि नाइतो शिकी के हमले के बावजूद भी बिल्कुल सही सलामत था। उसने अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके शिकी के हमले को ब्लॉक कर दिया था। मगर अगले ही पल में शिकी फिर से नाइतो के ऊपर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। मगर अगले ही पल में नाइतो ना जाने क्या करता है, पर शिकी हार चुका था। और इसके बाद जब शिकी को होश आता है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने अपने डीमन फॉर्म में क्या किया। सो नाइतो उसे बताता है कि फुल डीमन फॉर्म में आने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि तुमने क्या किया। मगर हम देखते हैं कि नाइतो ने अपने ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए बिल्कुल सही तरीके से अपनी डीमन पावर्स का यूज किया था और शिकी को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मगर तभी नाइतो कहता है यू आर डिस्क्वालिफाइड। वैसे शिकी ये बात समझ चुका था कि नाइतो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए वो उसके सामने झुककर कहता है कि प्लीज मुझे अपना चेला बना लो, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पिता का बदला ले सकूं। मगर नाइतो कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो ना तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है और ना ही अपनी ताकतों का। और अब वो शिकी को खत्म करने के लिए अपनी डीमन पावर एक्टिवेट कर लेता है और इसीलिए शिकी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। मगर वो असल में नहीं भागता, बल्कि वो पलटकर नाइतो पर हमला करने जाने लगता है। नाइतो अपने छाते को नुकीला कर लेता है। नाइतो को लगता है कि ये सच में एक नंबर का बेवकूफ है। मगर तभी शिकी इस छाते के कांटों से बचता हुआ अपने हाथ को एक गन बनाकर
नाइतो पर हमला कर देता है, जिससे एक धमाका होता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि नाइतो ने शिकी के हमले को रोक लिया था। वहीं धीरे धीरे शिकी खुद पर से काबू खोता जा रहा था। इसलिए नाइतो शिकी को खत्म करने के लिए अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है। मगर शिकी खुद पर काबू करते हुए कहता है, मैं हार नहीं मानने वाला। नाइतो भी ये देख हैरान हो जाता है कि इस लड़के ने खुद पर काबू कर लिया, और वो शिकी से पूछता भी है कि उसने ये किया कैसे। शिकी कहता है, मुझे जरा भी नहीं पता कि डीमन का ब्लड काम कैसे करता है, पर तुमने ही कहा था कि हमें इस ब्लड को कंट्रोल करना पड़ता है। मैंने देखा कि किस तरह तुमने अपने खून से एक छाता बना लिया, और इसके बाद शिकी ने नाइतो को ही कॉपी किया। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया, मगर मैंने अपने हाथ पर चिल्लाया और उससे एक वेपन बन जाने को कहा, और इसके बाद वो एक वेपन बन गया। नाइतो को एक बात समझ नहीं आती कि कोई इतना बेवकूफ होने के बावजूद भी डीमन ब्लड को कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये लड़का जो जरा जरा सी बात पर गुस्सा करता है वो तो अपनी पावर को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि डीमन ब्लड को कंट्रोल करने के लिए आपको अपना दिमाग शांत रखना पड़ता है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तब हम खुद पर से काबू खोकर बरसर्क मोड में आ जाएंगे। लेकिन शिकी का उल्टा है, जब वो खुद पर से काबू खो देता है तब वो अपनी पावर का सही से यूज कर पाता है, और वो अपने बरसर्क मोड को भी अपने पैरों तले दबा देता है, और फिर अपनी मर्जी से अपनी डीमन पावर का वो यूज कर पाता है। नाइतो को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन सा तरीका है अपनी डीमंस पावर को कंट्रोल करने का। मगर तभी शिकी कहता है कि जिस शख्स ने उसके पिता की जान ली है वो भी उससे बदला लेना चाहता है, पर इसके लिए उसे ताकतवर बनना पड़ेगा। मगर नाइतो कहता है, तुम अभी भी अपने आप पर सही से काबू नहीं कर पाते हो, और अगर एक बार को भी तुम बरसर्क मोड पर आ गए तब तुम फिर से सिर्फ तबाही मचाओगे। और इसके बाद नाइतो शिकी के सिर में अपना भाला दे मारता है। मगर फिर हम देखते हैं कि नाइतो ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि नाइतो शिकी को अपना चेला बनाने के लिए राजी हो चुका है। शिकी को तो समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सो अब हमें जानने को मिलता है कि इस वक्त शिकी जहाँ है उस आइलैंड का नाम है हेल्स डोर स्टेप, जिसे ओनिगाशिमा भी कहा जाता है, और यहाँ डीमंस के लिए एक स्कूल है जिसका नाम है रासेसु अकेडमी, और यहाँ डीमंस की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ताकि वो मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन का सामना कर सके। और हाँ, इसी स्कूल में शिकी को सिखाया जाएगा कि वो किस तरह अपने डीमन ब्लड को कंट्रोल कर सकता है, और शिकी का होम रूम टीचर नाइतो रहेगा, और अब शिकी भी इसी आइलैंड पर रहेगा। ये सब बातें जानकर शिकी का तो दिमाग खराब हो गया है। मगर इसके बाद वो एक सवाल पूछता है, क्या मैं सच में खुद को ताकतवर बना सकता हूँ, इतना ताकतवर कि मैं उस शख्स की जान ले सकूं जिसने मेरे पिता को मारा है। नाइतो कहता है, तुम ताकतवर तो बन सकते हो, मगर तुम्हें इसके लिए बेहिसाब दर्द सहना होगा। शिकी कहता है, ज्यादा ताकतवर बनने के लिए मैं नर्क भी सहने को तैयार हूँ। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि शिकी ये देख हैरान है कि उसके सिर पर सींग आ गए हैं। वैसे इसके बाद शिकी अपने नए स्कूल की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है, और नाइतो उसे कहता है कि अगर तुम जरा भी नालायक निकले तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। शिकी के पूछने पर नाइतो उसे बताता है कि उसके पिता की बॉडी एक जगह पर सुरक्षित रखी है, और अब ये बात शिकी को ही डिसाइड करनी है कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कैसे करेगा। और अगले ही पल में नाइतो वहां से जाते हुए कहता है, क्लास में पहुंचने के लिए तुम्हारे पास 15 सेकंड है, और अगर तुम वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। ये सुन शिकी के होश उड़ जाती हैं, जिसके बाद शिकी हाँपते हुए अपनी क्लास तक पहुंचता है, और अपनी नई क्लास में आने के लिए शिकी काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। नाइतो लात मारकर शिकी को अंदर पहुंचा देता है। अपनी नई क्लास में आकर शिकी अपने नए क्लासमेट्स को देखता है, और यहाँ वो इस बंदे से बात करने की कोशिश करता है। जिन नाम का ये बंदा कहता है, मुझसे बात मत करो। शिकी कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर रहे हो, तुम्हारे तो सींग भी नहीं है, मतलब अब तक तुम अवेकन नहीं हुए हो। मगर अपने सींग लाकर जिन कहता है, सिर्फ नौसिखिए ही अपने सींगों को हमेशा विजिबल रखते हैं। मगर उसकी ये बात सुन इकारी नाम का ये दूसरा बंदा कहता है, सींगों को हमेशा विजिबल रखने वाले नौसिखिए होते हैं। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब मैं भी एक नौसिखिया हूँ? तभी क्वीना नाम की ये लड़की कहती है, शायद अब हमारी क्लास में लड़ाई होने वाली है, मजा आएगा। मगर तभी जूजी नाम का ये लड़का कहता है, क्लास में किसी भी प्रकार की लड़ाई करना सही नहीं रहता। वैसे शिकी की क्लास में रोकुरो नाम का ये एक और बंदा है, और होमारे नाम की ये एक और लड़की। तभी जूजी कहता है, हमें स्कूल के नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए। मगर तभी शिकी कहता है, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं आया। मगर तभी इन दोनों के पीछे नाइतो आकर कहता है, यहाँ तुम लड़ने के लिए नहीं आए हो बल्कि पढ़ने के लिए आए हो। इन दोनों को पता भी नहीं चलता कि कब नाइतो इनके पीछे आ गया। अब इसके बाद नाइतो सेंसेई कहते हैं, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज हम एक गेम खेलेंगे। जिसके बाद नाइतो
इन सभी को यहाँ बाहर लेकर आता है। ये जगह है शिनरा फॉरेस्ट और इस गेम में इन सभी स्टूडेंट्स को नाइतो से बचकर वापस स्कूल पहुंचना है और अगर ये सभी बच्चे पकड़े गए तभी ये गेम खत्म हो जाएगा और अगर वक्त पर ये बच्चे अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाए तब इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जैसा कि तुम सब जानते हो ये कोई मामूली स्कूल नहीं है, यहाँ तुम सबकी अच्छे से ट्रेनिंग होगी। मैं अपनी ब्लड पावर्स का यूज नहीं करूंगा मगर तुम सब अपनी पावर्स का यूज कर सकते हो। ये बात सुन जिन कहता है अगर हमने अपनी पावर्स का यूज करके आपको मार दिया तो, मगर नाइतो कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे तो कोशिश करके देख लेना और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो उसी टाइम तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। और मैं जानता हूँ कि तुम सभी यहाँ पर किसी न किसी उद्देश्य के साथ आए हो और अपने उद्देश्य को पाने के लिए तुम्हें जीतना होगा। अब वैसे यहाँ पर सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और तभी शिकी कहता है अगर आप मुझसे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे तो मैं भी आपका सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जिसके बाद इनका ये गेम शुरू होता है। इन्हें 1 घंटे के अंदर इस जंगल से अपने स्कूल में वापस पहुंचना होगा वरना ये लोग हार जाएंगे। और इसके बाद नाइतो सेंसेई 2 बॉल्स निकालता है और इन्हें जंगल में फेंक देता है और इन बच्चों को ये गेम जीतने के लिए इन 2 में से एक बॉल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बॉल के बिना अगर ये जीत भी गए तब भी इनकी वो जीत नहीं मानी जाएगी। अब क्योंकि बॉल सिर्फ 2 हैं इसीलिए नाइतो इन सभी को 3 ग्रुप्स में बांटने का डिसाइड करता है। पहले ग्रुप में है शिकी, होमारे और जिन, दूसरे ग्रुप में है इकारी और जूची और तीसरे ग्रुप में रोकुरो और क्वीना। यानी कि किसी एक ग्रुप का एक्सपेल होना तय है। लेकिन तभी शिकी कहता है मैं इस अजीब से मास्क वाले बंदे के साथ एक ही टीम में नहीं रह सकता। सो नाइतो कहता है अगर तुम इस टीम में नहीं रहना चाहते तब मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। मगर तभी होमारे शिकी से कहती है मैं टीम में तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश करूंगी। अब भाई लोग शिकी बचपन से ही एक गुंडा टाइप लड़का रहा है इसीलिए लड़कियां हमेशा उससे दूर ही रहती आई हैं और जिंदगी में ये पहली बार किसी लड़की ने उससे बात की थी इसीलिए शिकी कहता है मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शिकी को लगता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा स्वीट है लेकिन जब होमारे जिन से बात करने की कोशिश करती है तब जिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता और अगले ही पल में वो रोते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो। सो अब शिकी उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है तुम रोते हुए जरा भी अच्छी नहीं लगती, मुस्कुराया करो, तुम मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हो। और तू भड़वे, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक प्यारी सी लड़की को रुलाने की। मगर जिन कहता है मुझसे बात मत करो, तुम्हें तो वैसे भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए। शिकी कहता है मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मुझे भी अपना एक सपना पूरा करना है। अब इसके बाद नाइतो ग्रुप 1 को जंगल में जाने को कहता है। ये दोनों तो जल्दी निकल जाते हैं मगर होमारे बेचारी थोड़ा देर से जाती है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो सोच रहा था कि अगर वो नाइतो को मार देगा तब वो जल्दी ग्रेजुएट हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से आकर शिकी उस पर हमला बोल देता है। उसके हमले से बच जिन कहता है मैं तुम जैसे नौसिखिए से लड़ना नहीं चाहता। मगर शिकी कहता है मुझे तुम्हारा ये घटिया सा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। सो अब यहाँ जिन अपना मास्क हटाकर कहता है शायद अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। शिकी कहता है तुम अपने ये जख्म दिखाकर मुझे डराना चाहते हो। लेकिन तभी हम जिन का हाथ देखते हैं। देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसकी पूरी बॉडी पर टांके लगे हों और यहाँ जिन अपने इन टांकों को खोल देता है और अपने ब्लड का यूज करके ब्लड की कुछ कटर्स बना लेता है और कहता है अगर तुम भागना चाहते हो तब ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मगर शिकी कहता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तब मैं अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले पाऊंगा। लेकिन उसकी ये बात सुन जिन कहता है ओह तो तुम अपने पिता की मौत का बदला लेने आए हो। सच में तुम और मैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसके बाद शिकी भी अपनी उंगली को काट के अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ होता ही नहीं। शिकी को समझ नहीं आता कि आखिर वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है। मगर इसके बाद वो जिन का सामना करने के लिए इस लकड़ी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर जिन अपने एक ही वार से एक बहुत बड़े पेड़ को आसानी से काट देता है। दूसरी ओर हुमारे को जंगल में से अजीब डरावनी आवाजें आ रही थी और तभी बेचारी उपटा खाकर गिर जाती है। बेचारी सोचती है कि वो कुछ नहीं कर सकती लेकिन उसकी मदद के लिए उसके पास शिकी है ना। मगर बेचारी फिर से उदास हो जाती है क्योंकि हमेशा वो दूसरों पर ही निर्भर करती है। मगर हम देखते हैं कि उसकी थोड़ी ही दूरी पर ये एक बॉल पड़ी हुई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाकी के दोनों ग्रुप्स अभी जंगल के बाहर ही होते हैं क्योंकि अभी जंगल में जाने की इनकी बारी नहीं आई है। दूसरी ओर शिकी और जिन के बीच अभी भी लड़ाई चल रही है और यहाँ पर जिन शिकी पर भारी पड़ रहा है। मगर इसके बावजूद भी शिकी उससे लड़ रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये जिन अपनी ताकतों का इस्तेमाल इतनी आसानी से कैसे कर लेता है और वो भी कितने अलग ढंग से।
लेकिन जब वो सोच रहा था तभी जिन उसमें एक मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। शिकी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर क्यों वो यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा, और तभी जिन शिकी को खत्म करने के लिए अपना एक हमला करता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ बीच में होमारे आ जाती है और ये हमला उसमें लग जाता है। हम देखते हैं कि एक धमाका होता है, लेकिन वक्त रहते शिकी ने होमारे को बचा लिया था। इसके बाद शिकी जिन पर गुस्सा करने लगता है, मगर तभी होमारे देखती है कि शिकी उसे बचाते हुए जख्मी हो गया है। यहाँ जिन कहता है, अगर तुम मेरे उस मामूली से हमले से डर गए तब तुम्हें मेरे साथ लड़ने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी शिकी देखता है कि होमारे लगातार माफी मांगे जा रही है कि तुम मेरी वजह से जख्मी हो गए, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और यही कहते हुए होमारे अनजाने में अपनी ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर लेती है। और फिर शिकी भी ये देख हैरान हो जाता है कि होमारे की ब्लड डीमन आर्ट से एक बड़ा डीमन क्रिएट हो गया है। जिन भी देख हैरान हो जाता है कि आखिर इस लड़की में इतना सारा खून कैसे है। और तभी होमारे कहती है, प्लीज तुम दोनों भाग जाओ, वरना ये तुम दोनों को मार देगी। और फिर ये ब्लडी डीमन इन दोनों पर हमला बोल देती है। दूसरी ओर हम नाइतो सेंसेई को देखते हैं। तभी उसके पास प्रिंसिपल आकर कहती हैं, तुमने पहले ही दिन अपने स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही बड़ी चुनौती नहीं देती। नाइतो कहता है वो बच्चे खुद को ताकतवर बनाना चाहते हैं और एक क्लास में बैठकर ऐसा मुमकिन नहीं। प्रिंसिपल कहती है, सच में तुम उनकी काफी परवाह करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर साल कितने सारे डीमन बच्चों को मार दिया जाता है और कई पर तो अजीब से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उन छोटे मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं होती, मगर वो मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन वाले ये बात नहीं समझते। मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान जितनी सजा डीमंस को देते हैं उतनी ही सजा उन घटिया इंसानों को भी दे। मगर नाइतो कहता है, मैं भगवान पर यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ ताकत पर यकीन करता हूँ। अगर तुम ताकतवर हो तब तुम जिंदा रहोगे। प्रिंसिपल ये कहकर चली जाती हैं, ताकतवर बनने में उन बच्चों की मदद करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस डीमन के हमले से एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसके बाद जिन उस डीमन से लड़ना शुरू कर देता है और जो होमारे थी वो इस डीमन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ज्यादा खून बह जाने की वजह से यहाँ वो बेहोश हो जाती है। और जब शिकी उसे बचाने के लिए जाता है तभी वो देखता है कि ये डीमन होमारे को प्रोटेक्ट कर रही है। और इसके बाद वो डीमन अपने मुंह से बहुत सारा खून निकालकर इनके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद यहाँ चारों ओर बहुत सारा खून हो जाता है। मगर तभी जरा होश में आकर होमारे कहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए दीदी। और फिर होमारे शिकी और जिन को यहाँ से भाग जाने को कहती है, मगर शिकी कहता है जिन यहाँ फंस चुका था। लेकिन तभी शिकी खड़ा होकर कहता है, अगर हम यहाँ से भाग भी गए तब भी तुम खून की कमी से मारी जाओगी और मैं अब किसी और को अपनी नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागने वाला। मगर तभी ये डीमन जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और ये फोर्स जंगल के बाहर इन दूसरे बच्चों तक भी आती है। नाइतो ये देखते हुए कहता है, ओह तो ये हमारी की ब्लड डीमन आर्ट है, देखते हैं ये इसका सामना कैसे करते हैं। शिकी फिर से अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करने की कोशिश करता है, मगर वो फिर से ऐसा नहीं कर पाता। और तभी वो डीमन शिकी की ओर काफी सारे पत्थर फेंक देती है, जो शिकी में लग भी जाते हैं। यही देख नाइतो कहता है, शायद पिछली बार ये लड़का अच्छी किस्मत की वजह से अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर पाया था, मगर शायद इस बार इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देने वाली। वही शिकी सोचता है, क्या सच में मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ? मैं अपने पिता को बचा नहीं सका, क्या मैं इस लड़की को भी नहीं बचा पाऊंगा? तभी जिन वहां आकर कहता है, बच्चों की तरह रोना बंद करो। ये कहता है, मैं रो नहीं रहा, आंख में कचरा चला गया था। मगर इसके बाद जिन अपने दोनों हाथों से खून निकालकर और इसके बाद वो इस डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नाइतो देखता है कि ये लड़का अपने ब्लड को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, एक डीमन का ब्लड उसके यूजर के अकॉर्डिंग कोई भी शेप ले सकता है और उस ब्लड को मैनिपुलेट करने का सिग्नल ब्रेन भेजता है। और इसके बाद जिन अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करते हुए इस डीमन के ऊपर चढ़कर सीधा इसकी गर्दन पर वार करता है, मगर हम देखते हैं कि उस डीमन ने अपनी गर्दन को बचा लिया था। दूसरी ओर शिकी अभी भी कोशिश कर रहा था कि वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर पाए, मगर तभी शिकी देखता है कि जिन अपनी पावर का यूज करके अपने खून से सिर्फ ऐसे वेपन बना रहा है जो काटने के काम आते हैं और होमारे की ताकत उसकी हिफाजत करने के लिए एक बॉडीगार्ड के जैसी डीमन बना देती है। और अब शिकी को समझ आता है कि वो क्या कर सकता है और तभी वो मुस्कुराता है। दूसरी ओर वो डीमन जोर से चिल्लाती है, जिससे जिन के कान से खून आ जाता है। नाइतो को लगता है कि अब उसे ही इनकी मदद के लिए जाना होगा, लेकिन तभी शिकी अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करते हुए एक गन बना लेता है। लेकिन तभी वो डीमन शिकी पर हमला कर देती है, मगर शिकी वहां से गायब हो चुका था
और इसके बाद वो इस डीमन पर अपनी बुलेट शूट करता है और एक ही बार में इस डीमन का काम तमाम हो जाता है। और ये ताकत देख नाइतो और जिन हैरान रह जाते हैं और फिर शिकी कहता है अब आया मजा। मगर उस डीमन के खत्म होते ही होमारे बेहोश हो जाती है। जिन भी शिकी की ताकत देख हैरान था, क्योंकि शिकी के हमले से सिर्फ वो डीमन नहीं मरा था बल्कि पूरा मौसम ही बदल गया। इसके बाद शिकी होमारे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वो गिर पड़ता है। नाइतो सेंसेई वहां आकर बताते हैं कि जब हम अपनी ताकत का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तब हमारी बॉडी पैरालिसिस स्टेट में चली जाती है और हद से ज्यादा अपनी ताकत यूज करने पर आपकी जान भी जा सकती है। ये बात सुन शिकी कहता है तो सबसे पहले आप होमारे को देखिए, उसने अपने बहुत सारे ब्लड का यूज कर लिया है, उसकी जान खतरे में है। नाइतो सोचता है ये खुद मौत की कगार पर है, फिर भी दूसरे के बारे में सोच रहा है। मगर तभी अचानक पीछे से जिन हमला कर देता है, मगर उसके हमले को नाइतो रोक लेता है। और इसके बाद जिन कहता है आप उन पर ध्यान मत दीजिए, उनके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ मुझसे लड़िए। नाइतो कहता है हमें इस लड़की को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होगा, मगर जिन कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन नाइतो कहता है मुझे तुम्हारे जैसे लोग जरा भी पसंद नहीं है। मगर जिन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे पसंद करें या नहीं, मगर एक बात बताइए, अगर मैं आपको मार दूं तब क्या सच में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा? नाइतो कहता है हाँ ये सच है और चिंता मत करो, मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिसके बाद जिन नाइतो पर लगातार हमले करने लगता है, लेकिन उसके हमले नाइतो के छाते को काट ही नहीं पाते। और फिर जब जिन हमला करने आता है तब यहाँ नाइतो अपने छाते से धुआं कर देता है। धुएं की वजह से जिन को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसके हाथ में बुलेट्स आकर लगती हैं, इसीलिए वो जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। हम देखते हैं कि नाइतो अपने छाते से गोली भी चला सकता है, लेकिन असल में ये गोलियां नहीं बल्कि रबर बुलेट्स होती हैं। और उस जाइंट डीमन से लड़ने की वजह से जिन पहले से ही थोड़ा थका हुआ है, मगर इसके बावजूद भी वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके अब लॉन्ग रेंज अटैक करने लगता है। और इसके बाद वो नाइतो के पीछे आ जाता है, मगर नाइतो अपने छाते का हैंडल निकाल जिन की ओर फेंक देता है। और ये असल में एक बॉम्ब था, मगर सिर्फ स्मोक बॉम्ब, जिसके बाद जिन को फिर से धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी नाइतो आकर एक मुक्का मारकर जिन को हरा देता है। और इसके बाद नाइतो कहता है तुम ताकतवर हो पर इतने नहीं कि मुझे हरा सको। और इसके बाद वो अपने छाते का यूज करके जिन को कैप्चर कर लेता है। और अब नाइतो कहता है अगर ये एक असली लड़ाई होती तब तुम कब का मर चुके होते। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पिता से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब हो रहे हो? ये बात सुन जिन हैरान रह जाता है और हमें जानने को मिलता है कि जिन के पिता एक मोमोतारू हैं। जिन कहता है हाँ वो एक मोमोतारू है और उसने मुझसे सब कुछ छीना है। मेरे शरीर पर ये जितने भी घाव हैं वो मुझे मेरे पिता ने दिए हैं। मैं हर दिन जिंदा रहने के लिए जिस तरह से लड़ा हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं कचरा खाकर भी जिंदा रहा ताकि अपने पिता को मार सकूं, और मैं मौत से नहीं डरता। और यही कहते हुए वो खड़ा होता है, मगर अगले ही पल में नाइतो उसका मुंह पकड़ के उसे जमीन में दे मारता है और कहता है अगर तुम अपने सपने को पाने के लिए मर जाओगे तब तुम्हारा सपना हकीकत भी बन जाए तो क्या फायदा। तुम्हें अपने सपने के लिए जीना चाहिए। और इसके बाद जिन यहाँ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद साइतो कॉल करता है हाँ हमें जंगल में जल्द से जल्द स्कूल नर्स चाहिए। अब क्योंकि जिन को पकड़ लिया गया है और होमारे बेहोश है तो अब इस ग्रुप में सिर्फ शिकी बचा है और अब उसे अपने गोल तक 5 मिनट 42 सेकंड में पहुंचना होगा। अब शिकी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इतने वक्त के अंदर उस दूसरी बॉल को ढूंढकर स्कूल तक पहुंचे, या फिर वो ये एक और बॉल जो नाइतो सेंसेई को रास्ते में मिली उसे नाइतो सेंसेई से छीने। शिकी यहाँ से भागने लगता है, सो नाइतो भी अब उसके पीछे चला जाता है। और क्योंकि जिन रस्सियों से बंधा हुआ था, शिकी यहाँ दूसरी ओर से आता है जिन को छुड़ाने के लिए। हे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम मेरे साथ काम करना। मगर जिन कहता है तुम मेरी मदद करो, इससे ज्यादा शर्मनाक मेरे लिए क्या होगा। मगर शिकी पूछता है तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारा गोल या तुम्हारा घमंड। मगर जिन कहता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। सो अब शिकी उसे बताता है तुम्हारे ही पिता की तरह मेरे पिता भी मोमोतारू थे, हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। दूसरी ओर हम नाइतो को देखते हैं जो शिकी को ढूंढ रहा था। तभी उसे शिकी भागते हुए नजर आता है। सो अगले ही पल में नाइतो उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम जानते हो ना इस बॉल के बिना तुम जीत नहीं पाओगे। लेकिन तभी वहां शिकी की मदद के लिए जिन आ जाता है, यानी कि इनके बीच एक डील हो चुकी है। मगर जब जिन हमला करने आता है तब नाइतो उसके हमले से बच जाता है
मगर अगले ही पल में जिन नाइतो को उसी रस्सी से बांध देता है जिस रस्सी से नाइतो ने जिन को बांधा था। और इसके बाद ये दोनों नाइतो को अपनी ओर खींचने लगते हैं और तभी जिन नाइतो पर एक सरप्राइज अटैक करता है। जैसे ही नाइतो उस हमले से बचता है, शिकी उसके पास जाकर उसके हाथ से बॉल को दूर फेंक देता है। नाइतो जानता है कि अब बस 3 मिनट बाकी हैं और इन दोनों में से सिर्फ एक ही उस बॉल को लेकर यहाँ से जा पाएगा और दूसरा पहले वाले से इस बॉल को छीनने की कोशिश करेगा। मगर तभी शिकी कहता है, इसे लो और भागो जिन। जिन उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। नाइतो शिकी को बताता है कि अगर तुम्हारा ये प्लान है तब तो इससे सिर्फ जिन जीतेगा और तुम्हें तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस बात को शिकी थोड़ा भूल गया था और अब बेचारा थोड़ा सदमे में चला गया है। नाइतो कहता है, देखिए दोस्तों, ये बेवकूफ़ी रहने वाला है। दूसरी ओर भागते हुए जिन सोचता है कि अगर वो अपना पूरा जोर लगाएगा तो वक्त रहते गोल तक पहुंच जाएगा। मगर तभी उसे शिकी याद आता है और अब वो अपना रास्ता बदलकर वापस जाने लगता है और कहता है, कुछ भी गलत मत समझना, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी कर्ज रहे। और इसके बाद वो इस बॉल को शिकी की ओर बढ़ाता है मगर अचानक ही इनके बीच में एक अजीब सा जानवर आ जाता है। नाइतो सेंसेई बताते हैं कि ये मूकू है, बाकू एक्सप्रेस से हमारा हाई स्पीड कुरियर बॉय, और ये अर्जेंट मैसेजेस को डिलीवर करता है। और अब इन्हें इमरजेंसी की खबर मिलती है। ओनी ऑर्गेनाइजेशन की क्योटो ब्रांच से मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन ने उन पर हमला बोल दिया है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द मदद चाहिए। अब इसके बाद मौसम साफ हो जाता है और दूसरे बच्चे अभी भी जंगल के बाहर बाकियों का इंतजार कर रहे हैं और तभी ये सभी यहाँ बाहर आते हैं और फिर बाकी के बच्चों को नाइतो सेंसेई पूरी सिचुएशन बताते हैं कि इस वक्त हमारे बेहोश है और उसे इन्फर्मरी भेज दिया गया है और अब इनका ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन की क्योटो ब्रांच पर हमला हो गया है। सो अब इन सभी को वहां उनकी मदद के लिए जाना होगा। जिसके बाद हमें एक बोट दिखाई जाती है और अब इसी के जरिए ये सभी लोग क्योटो जा रहे हैं। यहाँ पर शिकी कॉन्सेंट्रेट करके अपने सींगों को गायब कर लेता है और वो यही इकारी को दिखाता है। मगर इकारी कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा। जिसके बाद इनके बीच यहाँ बहस होने लगती है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इनकी क्लास के अलावा बाकी की क्लासेस और उनके टीचर्स फील्ड वर्क के काम को लेकर बिजी हैं, इसीलिए क्योटो ब्रांच में मदद के लिए इन्हीं को जाना होगा। लेकिन वहाँ इन बच्चों को लड़ना नहीं पड़ेगा बल्कि इन्हें बस मदद करनी होगी। मगर इकारी कहता है, मैं तो लड़ना चाहता हूँ। और फिर इसी को लेकर उसकी जूजी के साथ भी बहस होने लगती है। तभी यहाँ क्वीना पूछती है, वैसे हमने इस तरह से कपड़े क्यों पहने हैं? नाइतो सेंसेई कहते हैं, हम इंसानों के बीच जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही एक्ट करना और ध्यान रखना कि वहाँ तुम कोई गलती ना कर दो वरना तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। क्वीना यहाँ शर्माने लगती है, सेंसेई आपको मेरी चिंता हो रही है। तभी यहाँ रोकुरो पूछता है, वैसे वहाँ जाकर हमें करना क्या होगा? सो यहाँ नाइतो सेंसेई बताते हैं कि हर एक शहर में इनकी एक डीमन ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच होती है और उनमें कुछ यूनिट्स होती हैं। पहली बैटल यूनिट्स जो मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन के हमला करने पर उनके साथ फाइट करती हैं। सेकंड सपोर्ट यूनिट जो सपोर्ट का काम करती हैं, साथ ही उन डीमंस की भी हिफाजत करती हैं जिन डीमंस का कोई नहीं होता। और इस वक्त ये लोग सपोर्ट यूनिट की ही मदद के लिए जा रहे हैं। यहाँ शिकी सोचता है कि क्या वहां पर वो शख्स भी आया होगा। सो नाइतो उसे बताता है कि जिस मोमोतारो से शिकी बदला लेना चाहता है वो क्योटो में नहीं है, क्योंकि डीमन ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं और क्योटो में मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांच है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो अब इसके आगे जो होने वाला है वो सच में और भी ज्यादा खतरनाक होगा। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आया हो और तुम अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी। मैं मिलता हूँ जल्दी तुम्हें एक नए वीडियो में, तब तक के लिए